हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय सिंह द प्रिपरेशन ट्री के माध्यम से आपको संघ लोक सेवा आयोग और पीसीएस को लेकर के भारतीय संविधान को जो चैप्टर वाइज होगा, सिलेबस वाइज वो पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आज आपका इंडेक्स जो है, सिलेबस जो है वो लिखाऊंगा कि मैं आने क्या क्या आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक, तो सबसे पहले हम सिलेबस नोट डाउन कर लें। पहला चैप्टर होगा हमारे पास संविधान सभा और संविधान निर्माण। दूसरा चैप्टर होगा हमारे पास संविधान की विशेषताएं। आप भी नोट करते जाना। तीसरा चैप्टर होगा हमारे पास संघ और राज्य। जो चौथा चैप्टर होगा हमारे पास नागरिकता। पांचवा चैप्टर होगा हमारे पास मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। छठवां चैप्टर हमारे पास मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सातवां चैप्टर होगा हमारे पास मौलिक कर्तव्य। आप भी नोट करते जाना पूरा सिलेबस। आठवां चैप्टर होगा हमारे पास संघ की कार्यपालिका। नौवां चैप्टर होगा हमारे पास संघ की व्यवस्थापिका। 10वां चैप्टर होगा हमारे पास संघीय या सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। 11वां चैप्टर राज्य की कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। 12वां चैप्टर होगा राज्य की न्यायपालिका, और इसको हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधीन जो भी कोर्ट होंगे वो सारे न्यायालय पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारे पास स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, और इसको दो पार्टों में पढ़ेंगे हम। एक पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, और दूसरा होगा हमारे पास नगरीय शासन व्यवस्था। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। नेक्स्ट होगा केंद्र राज्य संबंध, प्रशासनिक से लेकर के वित्तीय सारे संबंध इसमें पढ़ेंगे हम। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारे पास संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाएं। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारे पास राजनीतिक दल और मतदान व्यवहार। ये मेंस का चैप्टर भी है। नेक्स्ट चैप्टर होगा महत्वपूर्ण संस्थाएं, महत्वपूर्ण संशोधन। तो ये आपका जो है इस सारे चैप्टर में जो होगा, इस हर चैप्टर पे जो होगा मैं, जैसे संविधान सभा और संविधान का निर्माण लगभग 3 से 4 वीडियो दूंगा आपको। संविधान की विशेषताएं 3 से 4 वीडियो इस पे मिलेंगे आपको। तो बिल्कुल सीक्वेंस वाइज इसको करूंगा, तो आप एक बार इसको नोट डाउन कर दो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक, ठीक है फ्रेंड्स, आप पहला चैप्टर शुरू करेंगे हम
संविधान सभा और संविधान निर्माण। जो हमारा पहला चैप्टर है इसको मैं 3 पार्ट में पढ़ाऊंगा। इसका जो पार्ट 1 होगा उस पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ाऊंगा। सबसे पहले संविधान क्या होता है, संविधान क्या है। दूसरा इसमें पढ़ाऊंगा आपको विश्व में संविधान की मांग। तीसरा पढ़ाऊंगा इसमें भारत में संविधान की मांग, भारत में संविधान की मांग। चौथा इसमें पढ़ाऊंगा आपको साइमन कमीशन, नेक्स्ट पढ़ाऊंगा इसमें नेहरू रिपोर्ट, इसके बाद पढ़ाऊंगा आपको लाहौर सम्मेलन। आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसका स्नैपशॉट लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम, संविधान क्या है। संविधान क्या है, क्या है संविधान। संविधान वह होता है, यह संविधान वह मार्ग है, आप भी नोट करते जाना। संविधान वह मार्ग है जिसे कोई राष्ट्र इसलिए अपनाता है, इसलिए अपनाता है ताकि उसकी राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा तय किया जा सके। और उस देश की जनता और सरकार के बीच के संबंधों को तय किया जा सके। उस देश की जनता और सरकार के बीच के संबंधों को तय किया जा सके। अर्थात संविधान क्या होता है, जो उस देश की जनता और सरकार के बीच के संबंधों को तय करे और यह बताने का प्रयास करे कि उस देश में जनता की क्या भूमिका होगी और सरकार की क्या भूमिका होगी। क्या कहा मैंने, संविधान ने बताने का प्रयास करेगा कि उस देश में जनता की क्या भूमिका होगी और सरकार की क्या भूमिका होगी। अब सवाल यह उठता है कि संविधान के अनुसार जनता की क्या भूमिका हो सकती है। तो जनता की जो भूमिका है यह निर्भर करती है उस देश की शासन व्यवस्था पर। जनता की भूमिका किसमें निर्भर करेगी, उस देश की शासन व्यवस्था पर। अर्थात अगर वहां राजतंत्र है, अगर राजतंत्र है तो राजतंत्र में जनता की सिर्फ एक ही भूमिका होती है, राजा के द्वारा बनाए गए आदेशों का पालन करना। लेकिन अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है, भारत में जो है लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। और भारत में जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता की 2 भूमिकाएं होती है, एक मतदान करना और दूसरा विरोध करना। मतदान करना और विरोध करना। तो क्या कहा मैंने, संविधान क्या है, जो उस देश की जनता और सरकार के बीच के संबंधों को तय करता है, यह बताने का प्रयास करता है कि उस देश में जनता की क्या भूमिका होगी, सरकार की क्या भूमिका होगी। और जनता की भूमिका निर्भर करती है उस देश की शासन व्यवस्था पर। अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में जनता की 2 भूमिकाएं होती है, मतदान करना और विरोध करना। अब सवाल यह उठा कि सरकार क्या है, क्या है सरकार। जो कानून बनाती है, लागू करती है, उनकी देखरेख करती है, सरकार के काम है। मैं क्या, सरकार क्या है, तो सरकार क्या है, तो इसका जवाब क्या होगा, सरकार राज्य का अंग है। सरकार राज्य का अंग है। अगर सरकार राज्य का अंग है तो वही सरकार बड़ी या राज्य बड़ा, राज्य बड़ा। सीधी सी बात है, जो हाथ मेरे शरीर का अंग है तो बड़ा क्या होगा, शरीर होगा। हाथ क्या है, उसका पार्ट है। तो मैंने कहा कि सरकार राज्य का अंग है, तो सवाल यह उठता है कि राज्य के कितने अंग है, तो राज्य के 4 अंग होते हैं, ये 4 तत्व होते हैं। राज्य होने के लिए 4 चीजें होनी चाहिए। क्या क्या, सबसे पहले जनसंख्या, दूसरा निश्चित भूभाग,
निश्चित भूभाग। तीसरा सरकार, और चौथा संप्रभुता, सॉवरेनिटी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कि भाई उत्तर प्रदेश में जनसंख्या भी है, उत्तर प्रदेश का एक निश्चित भूभाग भी है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार भी है, लेकिन संप्रभुता का मतलब होता है निर्णय लेने की स्वतंत्रता, निर्णय की स्वतंत्रता। अब सवाल ये उठा कि निर्णय कितने प्रकार के होते हैं, तो निर्णय दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक निर्णय, एक बाह्य निर्णय। जैसे जो योगी की सरकार है यूपी में, वो आंतरिक मामलों में तो निर्णय लेने में स्वतंत्र है, लेकिन बाह्य मामलों में नहीं। अर्थात अमेरिका के साथ क्या संबंध होने चाहिए, हमारी पाकिस्तान के साथ क्या व्यवहार करना है, ये यूपी तय नहीं करेगा। इसलिए हम उत्तर प्रदेश को राज्य नहीं कह सकते, क्या कह सकते हैं हम, प्रांत कह सकते हैं। जबकि भारत में क्या है, भारत के पास निश्चित जनसंख्या है, भारत के पास जनसंख्या, भारत का निश्चित भूभाग भी है। वर्तमान में जो है एक ऐसी सरकार है जो संप्रभु, जो आंतरिक और बाह्य दोनों मामले में क्या ले सकती है, निर्णय ले सकती है। ठीक, इस बात को आप नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसका दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम। इसका दूसरा टॉपिक था विश्व में संविधान की मांग। विश्व में संविधान की मांग। आपने क्या करना, आपने एक एक करके इसी तरीके से नोट्स बनाते जाने हैं। और पिछली बार भी यूपीएससी में 14 से 15 क्वेश्चन पॉलिटी वाले सेक्शन से आए थे, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन। ठीक, तो अब हमारा इसका जो है, इसका पार्ट 1 का जो है दूसरा टॉपिक है विश्व में संविधान की मांग। अब देखो, विश्व में संविधान की मांग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो विश्व में संविधान की मांग जो सबसे पहले हुई वो ब्रिटेन में हुई। अब ब्रिटेन में ये मांग करने वाला जो व्यक्ति था वो सर हेनरी मैन था। कुछ समानतावादी भी थे, और उनमें कौन थे, समानतावादियों में सर हेनरी मैन था। तो मैंने कहा सबसे पहले दुनिया में संविधान की मांग कहां हुई, ब्रिटेन में हुई, और ये मांग किसने की, सर हेनरी मैन ने। लेकिन ब्रिटेन आपको मालूम है दुनिया का एक ऐसा देश है जिसका संविधान क्या है, अलिखित है, लिखा हुआ नहीं, अलिखित संविधान है ब्रिटेन का। तो सवाल ये उठा कि सबसे पहली बार संविधान किसका लिखा गया, तो सबसे पहली बार जो संविधान लिखा गया वो अमेरिका का लिखा गया। अमेरिका जो है 4 जुलाई 1776 को आजाद हुआ था। ब्रिटेन का उपनिवेश था। 1789 में अमेरिका का संविधान लिखा गया, और अमेरिका के संविधान को लिखने से पहले अमेरिका के फिलाडेल्फिया में सम्मेलन हुआ था। अमेरिका के संविधान को लिखने के लिए सम्मेलन कहां पे हुआ था, फिलाडेल्फिया में। अमेरिका के संविधान को लिखने में लगभग 4 महीने का समय लगा, जबकि मैं भारत की बात करूंगा तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। अमेरिका के संविधान की हम बात करें तो अमेरिका के संविधान में 7 आर्टिकल है, और भारत के संविधान में 395 आर्टिकल है। ठीक, जब दुनिया में सबसे पहली बार अमेरिका का संविधान लिखा गया, इसीलिए अमेरिका के संविधान को संविधानों की जननी कहा जाता है, संविधानों की माता कहा जाता है, संविधानों की जननी कहा जाता है। एक और बात, विश्व का पहला धर्मनिरपेक्ष संविधान भी किसका है, अमेरिका का है। विश्व का पहला धर्मनिरपेक्ष संविधान किसका है, अमेरिका का है। ठीक, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। इसका तीसरा टॉपिक है भारत में संविधान की मांग। भारत में संविधान की मांग। तो भारत में संविधान की मांग, इसमें हम 4 चीजों को मुख्य रूप से पढ़ेंगे। बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, M.N. रॉय, M.N. मानवेंद्रनाथ रॉय, M.N. रॉय। ठीक, तो पहले बात करें हम कि भारत के लिए संविधान की मांग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो भारत के लिए संविधान की मांग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, बाल गंगाधर तिलक। तिलक जी ने 1895 में स्वराज बिल में सबसे पहली बार भारत के लिए संविधान की मांग की। ठीक, अब सवाल उठे बाल गंगाधर तिलक कौन थे। अगर मैं बाल गंगाधर तिलक की बात करूं तो बाल गंगाधर तिलक जी जो थे वो गर्मपंथी राजनीति के जनक थे। भारत में गर्मपंथी राजनीति के जनक थे, पहली बात। मैं इनके बारे में दूसरा पॉइंट अगर देखूं
इन्हें बिना ताज का बादशाह भी कहा जाता है, बिना ताज का बादशाह भी कहा जाता है, विदाउट क्राउन किंग। क्यों कहा जाता है? ये 1889 से लेकर के 1920 तक कांग्रेस के मुख्य नेता रहे, लेकिन कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए। जैसे मैंने कहा, जो गर्म पंथियों में मुख्य रूप से किस किस को रखा जाता है? बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, पाल बिपिन चंद्र पाल और घोष अरविंद घोष। ठीक। अगली बात मैंने कही, ये स्वराज बिल था क्या? स्वराज क्या था? तो स्वराज का मतलब होता है स्वयं के लोगों के द्वारा किया जाने वाला शासन। ठीक। और इस स्वराज की अगर हम पूरी हिस्ट्री देखें, स्वराज पे 4 तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं स्वराज पर। जैसे स्वराज बिल लेकर कौन आया? तो स्वराज बिल लेकर कौन आए? बाल गंगाधर तिलक। अगर ये पूछा जाए कि स्वराज शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? पहला प्रयोग, इसका जवाब क्या होगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया। ठीक। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या कहा? इन्होंने कहा, कोई कितना ही क्यों ना कहे, स्वराज और स्वदेशी भाषा सर्वोत्तम होती है। अर्थात ये हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत करने वाले भी पहले व्यक्ति थे। भले क्या है, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था तो साउथ इंडिया के संविधान सभा में एक सदस्य थे टी एम कृष्णाचारी। तो उन्होंने कहा था, यदि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बना दिया जाए तो साउथ इंडिया से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो इसलिए जो है कई कारणों से क्या नहीं हो पाया। मेरे कहने का मतलब यह है कि दक्षिण भारत में जो हिंदी भाषा विरोधी जो आंदोलन चला था, उसके कारण भी क्या है, हिंदी भारत की क्या नहीं बन पाई? राष्ट्रभाषा नहीं। हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा है। ठीक। अगला 2 सवाल ध्यान में रख लीजिए। अगर ये आएगा स्वराज बिल, तो आंसर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक। और अगर ये पूछा जाएगा कि स्वराज शब्द का पहला प्रयोग किसने किया, तो किसने किया? दयानंद सरस्वती ने। भले हम जिनकी पहचान किसके रूप में करते हैं, दयानंद सरस्वती जी की पहचान हम आर्य समाज के संस्थापक के रूप में करते हैं। इनकी आर्य समाज के संस्थापक थे। ठीक। और इन्होंने जो आर्य समाज का पहला जो मंदिर बना था आर्य समाज का, 1875 में मुंबई में बना था। ठीक। अगला मैंने कहा, तीसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है स्वराज पर? अगर ये आएगा, कांग्रेस ने स्वराज प्राप्त करना कब लक्ष्य घोषित किया? तो 1906 में कांग्रेस का कलकत्ता सम्मेलन हुआ। कलकत्ता। और कलकत्ता सम्मेलन जो हुआ था, इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो कर रहे थे, दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह भी कहते हैं। ठीक। इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे पहली बार आकलन किया था। इन्होंने किताब लिखी थी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। उसमें इन्होंने बताया था कि प्रति व्यक्ति सालाना इनकम कितनी है? 20 रुपए है। ठीक। तो मैंने कहा, जब 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, एक एक चीजों को आप नोट करते जाना, 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में जब कांग्रेस का कलकत्ता सम्मेलन हुआ, तो इस सम्मेलन में स्वराज प्राप्त करना कांग्रेस ने लक्ष्य घोषित कर दिया। कांग्रेस का लक्ष्य घोषित हो गया। और इसी स्वराज को लेकर के कांग्रेस में क्या होगा? 1907 में सूरत में क्या होगा? विवाद खड़ा होगा, झगड़ा होगा। ठीक। और कांग्रेस में क्या होगा? पहली फूट पड़ेगी, जिसको हम इतिहास में सूरत फूट के नाम से जानते हैं। 3 क्वेश्चन ध्यान में रख लिया। स्वराज बिल कौन लेकर आए? बाल गंगाधर तिलक। स्वराज शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वराज प्राप्त करना कांग्रेस का लक्ष्य किसकी अध्यक्षता में घोषित किया गया? दादा भाई नौरोजी की। तीसरी बार जब अध्यक्षता कर रहे थे। अगला सवाल क्या आ सकता है? अगला सवाल यह आ सकता है कि पूर्ण स्वराज प्राप्त करना कांग्रेस ने कब लक्ष्य घोषित किया? तो 1929 लाहौर सम्मेलन हुआ था, और लाहौर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इतनी बातों को आप नोट कीजिए। 9 जनवरी 1915 को 22 वर्षों के बाद गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। गांधी जी। अब सवाल यह उठा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए क्यों थे? ये 22 सालों तक वहां कर क्या रहे थे और कब गए थे ये? तो गांधी जी कब गए होंगे? जब 22 साल पहले गए होंगे, तो कब गए होंगे? 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। क्यों गए थे भाई? मुंबई की एक कंपनी थी, उस कंपनी का नाम था अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला सन्स।
इस कंपनी की वकालत करने के लिए गए थे। और भारतीयों के साथ जो वहां भेदभाव हो रहा था, इसी को लेकर के गांधी जी ने 1906 में अपना पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह हुआ था वो कहां हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। एक और बात, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में 2 आश्रम भी थे और इन 2 आश्रमों का नाम था टॉलस्टॉय और फिनिक्स। जब गांधी जी भारतीय राजनीति में वापस लौटे 9 जनवरी 1915 को, तो एक नया युग शुरू होने वाला है, गांधी युग। और गांधी जी ने 1922 में संविधान की मांग की, संविधान की मांग की। किससे? अंग्रेजों से। एक और बात, हमारे संविधान पर गांधी जी का दर्शन है, गांधी जी का दर्शन है, गांधी जी की फिलॉसफी है। जैसे आप संविधान का भाग 4 पढ़ोगे, राज्य के नीति तत्व जिसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया है, वो क्या है? गांधी की फिलॉसफी पर आधारित है। और गांधी की फिलॉसफी क्या थी? कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा बनना चाहिए और शासन भी कौन करे? भारतीय करे। और ऐसा ही हुआ कि भारत का संविधान किसने बनाया? भारतीयों ने बनाया। और शासन भी कौन कर रहे हैं? भारतीय कर रहे हैं। ठीक। इसके बाद अगर हम देखें तो 1924 में मोतीलाल नेहरू जी ने संविधान की मांग की। किससे? अंग्रेजों से। ठीक। 1934 में M.N. रॉय, मानवेंद्रनाथ रॉय ने औपचारिक रूप से भारत के लिए संविधान की मांग की। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम साइमन कमीशन। सवाल ये उठा कि भाई साइमन कमीशन बना क्यों, साइमन कमीशन आया क्यों, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? तो सबसे पहले आप देखिए कि साइमन कमीशन क्यों आया, भारत क्यों आया। आपको मालूम होगा 1919 का भारत शासन अधिनियम बना था। और प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को लागू कर दिया गया था। और इसमें एक व्यवस्था की गई थी कि ठीक 10 साल बाद ब्रिटेन से एक कमीशन आएगा जो भारत शासन अधिनियम 1919 की जांच करने के लिए, जो भारत शासन अधिनियम 1919 की क्या करेगा? जांच करेगा। तो मेरा सिर्फ सवाल यह था यहां पे हमारा कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया? तो जवाब क्या होगा? भारत शासन अधिनियम 1919 की जांच करने के लिए आया। ठीक। ये कब आया? इसका गठन कब हुआ? इसका गठन, और ये आया कब भारत में? ठीक। तो इसका गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 को इसका गठन हुआ लंदन में। और ये भारत पहुंचा ये 3 फरवरी 1928 को सबसे पहले मुंबई पहुंचा। और जब साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा तो साइमन कमीशन को जो है काले झंडे दिखाए गए। क्या दिखाए गए? काले झंडे। तो सवाल ये उठा कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? इसका जो विरोध हुआ वो काले झंडे दिखाकर हुआ। और गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ के नारे के साथ इसकी शुरुआत हुई। सवाल ये उठा कि भाई साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? देखो आप, इसका विरोध होने का पहला कारण देखिए आप। सबसे पहले कि साइमन कमीशन जो भारत शासन अधिनियम 1919 की जांच करने के लिए आया था, तो साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, 7 मेंबर। और जो 7 सदस्य थे ये सभी के सब अंग्रेज थे, सभी अंग्रेज थे, सभी अंग्रेज थे। इसीलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं, गोरे लोगों का आयोग। और हमें पूरा भरोसा था कि ये आयोग क्या करेगा? हमारे हितों की बात कर ही नहीं सकता है, इसलिए हमने इसका क्या किया? विरोध किया। ठीक। दूसरा, जब साइमन कमीशन का विरोध होने लग गया, इसके विरोध की शुरुआत मुंबई से हुई, लेकिन सबसे ज्यादा जो इसका विरोध हुआ वो सबसे ज्यादा हुआ लाहौर में। और सबसे ज्यादा विरोध जब लाहौर में हुआ, लाहौर में विरोध के दौरान पुलिस की लाठियों से किसकी मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय, लाला की मृत्यु हो गई। और लाला जी ने मरने से पहले क्या कहा? मेरे शरीर पर लगी एक एक लाठियों की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कफन की कील सिद्ध होगी। एक और बात, जो इसकी रिपोर्ट आई साइमन कमीशन की, साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1930 में आई। और साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। क्या हुए? 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए। इसको नोट कीजिए आप। इसमें हम 5वां टॉपिक पढ़ेंगे, नेहरू रिपोर्ट।
और नेहरू रिपोर्ट का जो निर्माण हुआ था वो 10 अगस्त 1928 को हुआ था। ठीक, अब सवाल ये उठा है नेहरू रिपोर्ट क्या है, नेहरू रिपोर्ट कैसे बनी। हम 1895 से लेकर के लगातार क्या कर रहे थे, अंग्रेजों से संविधान सभा की मांग कर रहे थे, और इसी से परेशान होकर के उस समय जो थे, जो भारत सचिव थे, बकेनहेड थे, इन्होंने मोतीलाल नेहरू को चुनौती दे दी कि आप भारतीय संविधान का आप ही ड्राफ्ट बना के दिखाओ। जैसे आपने देखा होगा कि जब जन लोकपाल बिल को लेकर के अन्ना हजारे जी दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे, तो कांग्रेस ने भी क्या कर दिया कि अन्ना हजारे जी को चुनौती दे दी कि आप ही जो है जन लोकपाल का ड्राफ्ट बना के दिखा दो, और उन्होंने एक जन लोकपाल का ड्राफ्ट बनाकर किसको भेज दिया, कांग्रेस को भेज दिया। सेम वही बात आप ये समझ लो कि अंग्रेज भी जो है भारतीयों से क्या हो गए, परेशान हो गए हैं, और जब परेशान हो गए तो उन्होंने मोतीलाल नेहरू को चुनौती दी कि आप भारतीय संविधान का आप ही ड्राफ्ट बना के दिखा दो। और मोतीलाल नेहरू ने क्या किया, 10 भारतीय सदस्यों के सहयोग से भारत के संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया, और जो पहला ड्राफ्ट तैयार किया भारत के संविधान का, उसी को हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से गए। किसका, भारत के संविधान का, भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया, और इस पहले प्रारूप को क्या कहते हैं, हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। एक और बात, नेहरू रिपोर्ट को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मोतीलाल नेहरू जी की थी, और मोतीलाल नेहरू जी की सबसे अधिक सहयोग जो किया, मोतीलाल नेहरू जी का जो नेहरू रिपोर्ट बनाने में सबसे अधिक सहयोग किया, वो तेग बहादुर संप्रू इन्होंने किया। ठीक, अगला मैंने कहा नेहरू रिपोर्ट में ऐसा क्या था भाई जिसको जो भारतीय संविधान का पहला ड्राफ्ट कहा जाता है। तो एक पहली बात आप ध्यान रख लीजिए, इसमें मौलिक अधिकारों की भी व्यवस्था की गई थी। क्या थी इसमें, फंडामेंटल राइट भी थे। दूसरा, जो 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था को लागू कर दिया गया था भारत में, उसको समाप्त करने की बात की गई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन को समाप्त किया जाएगा, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात मैं अगर कहूंगा इसमें और क्या इंपॉर्टेंट चीज थी, तो केंद्र में उत्तरदायी सरकार, केंद्र में उत्तरदायी सरकार। ठीक, इस बात को आप नोट कीजिए। तो आज इसका लास्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो है लाहौर सम्मेलन। (1929) में कांग्रेस का लाहौर सम्मेलन हुआ, और जो 1929 में कांग्रेस का लाहौर सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। ठीक, अब देखो आप, ये सम्मेलन बड़ा महत्वपूर्ण किया था। सबसे पहली बार जो नेहरू रिपोर्ट रखा गया था, जो नेहरू रिपोर्ट का जो प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक, वो जाकर के कलकत्ता सम्मेलन में 1928 में ही रख लिया गया था। लेकिन जो लाहौर सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन में सबसे महत्वपूर्ण 2 बड़े निर्णय लिए गए। नंबर 1, पूर्ण स्वराज प्राप्त करना कांग्रेस का लक्ष्य होगा, और दूसरा, आने वाली 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर भारत की आजादी का पहला जश्न मनाया जाएगा, अर्थात पहला स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। और हमने मनाया भी है, भले हम आजाद नहीं हुए। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर भारत ने पहला स्वाधीनता दिवस सेलिब्रेट किया, और यही कारण है कि अगर आपको ध्यान होगा कि हमारा संविधान कब बन गया था, 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान का निर्माण कार्य पूरा हो गया था। भले ही उस दिन हमने कुछ अस्थायी उपबंध को क्या कर दिया था, लागू कर दिया था। लगभग 15 आर्टिकल उसी दिन लागू कर दिए गए थे, और पूरा संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान लागू हुआ। अब सवाल ये उठा कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन गया था, तो हमने 2 महीने का इंतजार क्यों किया, ये हम 2 महीने क्यों रुके? हम इसीलिए रुके क्योंकि हमने ठीक 20 साल पहले इसी तारीख को, किस तारीख को, 26 जनवरी को, 20 साल पहले ठीक 26 जनवरी 1930 को हमने क्या मनाया, भारत की आजादी का पहला स्वाधीनता दिवस अर्थात पहला जश्न मनाया था। इसीलिए हमने 20 साल का इंतजार किया। ठीक, तो ये आपका जो पार्ट 1 है ये कंप्लीट हुआ। ठीक, और आप एक एक चीजों मैं कहूंगा कि अगर आपको नहीं आता समझ में, आप वीडियो एक एक नहीं 2-2 बार देखिए आप। ठीक, और उसके साथ में नोट्स बनाते जाइए। बाकी इससे आगे जो होगा वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा।